एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस लेसन और ये लेसन आज खत्म हो जाएगा। इसके साथ कुछ होमवर्क का टास्क भी मैं आपको बाद में व्हाट्सएप से भेज दूंगा। अभी क्योंकि यहाँ पर समा नहीं सकता था, इसलिए फोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगा। क्या कर रहा है वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। अब आप हमारे पास 5 मिनट तो कनेक्टिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है, उसके बाद 35 मिनट बड़ी मुश्किल से बचते हैं क्योंकि ये जूम ऐप से अपने आप बंद कर देता है फिर। हाँ, तो दिस इज द फाइनल एपिसोड, ये कहा जा सकता है इसे। और ये हमारा लास्ट पैसेज है इसका। यहाँ पर सामने पूरा पैसेज मैंने लिख दिया है। पिछले 3-4 दिन से हम चल रहे थे। मैं आपको अगला लेसन पढ़ाने के पहले, द एंड ऑफ द अर्थ, वो पढ़ाने के पहले आज शाम को मैं आपको बहुत सारी ऐसी इमेज भेजूंगा अंटार्कटिका की, जिसके बारे में हम अगले टाइम टेबल में, शेड्यूल में जब हम पढ़ने वाले हैं, उसकी आपको 30-25 इमेज भेजूंगा। मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा कि व्हाट इज द अंटार्कटिका, ताकि उसको पहले से आप देख के प्री प्लान हो जाओ। कुछ मटेरियल, कुछ फोटो मटेरियल मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि ये लेसन हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। आपकी इस पूरे सिलेबस में 5 ऐसे टेक्निकल लेसन हैं जो थोड़े कठिन लगते हैं। हम क्या करेंगे कि उनको हम पढ़ लेंगे। बाकी जो इजी लेसन है वो तो बाद में भी किसी से भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं ट्रांसलेशन इन 5 लेसन पे मेरा जोर होगा। देखिए, अब यहां पर क्लोजली से लगाकर फील्ड ऑफ रिसर्च लास्ट तक ये पूरा आपका आ गया है। मैंने जहां जहां अंडरलाइन किए उन सभी जगह पर मैंने ये फोन साइलेंट कर दिया। ठीक है, कर दिया। हाँ, मैं मेरा भी कर लेता हूँ। 1 मिनट के लिए आप रुकोगे। अब साइलेंट हुआ है। हाँ हाँ। अब जहां जहां डिफिकल्ट वर्ड है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी कर दिए, उसके हिंदी अर्थ मैंने साथ में लिख दिए और इसके मैं फोटो भेज दूंगा। फोटो भेजने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप जब ट्रांसलेशन करने बैठो तो आपको जैसे गाइड की मदद वगैरह आप लेते हो, उसमें होता है क्या है कि मीनिंग ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पर जहां कठिन मीनिंग है, मुझे लगता है कि ये कठिन, उसके सामने मैंने लिख दिया है, अर्थ लिख दिया है, ताकि आपको ट्रांसलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, सॉइल इरोजन के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसके बारे में, पानी का महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ा, किस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है उसके बारे में पढ़ा, हाउ वी कैन चेक द सॉइल इरोजन, उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफॉरेस्टेशन, द सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल trees in every possible or even in impossible areas, and the development of what are one called civilized forest as distinguished from wild and untamed jungles is one of the most urgent needs of India। एक बहुत ही लंबा सेंटेंस है ये, हम इसे डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। क्लियर? इसे देख लीजिए। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, क्लोजली कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब जुड़े रहना, विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, वाटर सप्लाईज, सप्लाईज का मतलब आपूर्ति, पानी का बंटवारा करना। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफॉरेस्टेशन। अब देखिए, जल संरक्षण का सीधा महत्व, इसको हम कनेक्टेड किया जा सकता है इसको वनारोपण से। एफॉरेस्टेशन का मतलब वन लगाना। देखिए, पेड़ों को लगाना और पानी का संरक्षण करना, ये दोनों क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब ये आप सोचोगे कि पानी का संरक्षण करना, पानी बचाना, उसके बीच में ये जल संरक्षण कहां से आ रहा है? इन दोनों चीजों के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए, इनके बीच में कनेक्शन है। प्रश्न ये पूछेगा, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द वाटर कंजर्वेशन एंड द एफॉरेस्टेशन, कि वनारोपण और जल संरक्षण के बीच के संबंध क्या है उसको बताइए। उसका आंसर है, देखिए, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक का मतलब व्यवस्थित, द सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरिया।
उस जगह पर जहां संभव एरिया हो, जहां हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और ऐसी जगह जहां हम नहीं भी लगा सकते, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, या ऐसी जगह जहां पर पहुंचना संभव है, ऐसी सभी जगह पर। क्योंकि पेड़ लगाने के लिए आपको कुछ खास करना पड़ता नहीं, बस उससे 2-3 साल तक उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसे आपको अवेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ऐसी सभी जगह पर यदि पेड़ लगाए जाए, एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य जंगल। जंगल सभ्य का मतलब ये होता है कि एक तो वे जंगल होते हैं जो अपने तरीके से उगते हैं, और दूसरे प्रकार के जंगल होते हैं वे वाले जंगल जो कि जिनको उगाए जाते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो व्यवस्थित तरीके से जंगल जो उगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। यदि इस प्रकार से हर संभव क्षेत्र में, असंभव क्षेत्र में हम पेड़ पौधों को लगाए, जहां जिसे कि हम एक सभ्य जंगल जिसे कहा जा सकता है, यदि हम वो काम कर ले, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स। और ये जंगल किससे होंगे? डिस्टिंग्विश्ड का मतलब भिन्न, अलग। और ये जो जंगल हम लगाते हैं वो किन जंगलों से भिन्न होंगे? फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड। अनटेम्ड का मतलब अनियंत्रित। एक तो जो जंगली जंगल मतलब जंगल जो अपने आप उगते हैं, अनियंत्रित, कहीं पर भी जैसे उग जाते हैं, अपने हिसाब से उग जाते हैं, उन जंगलों के मुकाबले में जो हम जंगल लगाएंगे वो थोड़े क्या होंगे? एक प्रकार से अलग होंगे। इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया। और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। यदि हम जंगलों को विकसित करें, ए फॉरेस्ट विच ग्रोज नेचुरली, एक वो जंगल नेचुरली बनते हैं, वो अपने हाथ में बनेंगे। एक वो जंगल जिन्हें हम उगाते हैं, नेचुरली जंगल सिर्फ वही ग्रो होते हैं जहां पर सुविधाएं मिलेगी, परंतु ऐसी जगह असंभव एरिया जहां पर जंगल उग नहीं सकते, वहां पर भी इंसान चाहे तो जंगल को उगा सकता है। ये आज की भारत की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। भारत के 33% हिस्से में वन होने चाहिए, पर अभी के हाल ही की 20-22% हिस्से पे हमारे यहाँ वन है, इसलिए जो कुदरत का संतुलन बिगड़ रहा है। सच प्लांटेशन, अब ये इसका कंजर्वेशन उससे जल संरक्षण संबंध बताएगा। सच प्लांटेशन would directly and indirectly prove as sources of untold wealth, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, अनटोल्ड वेल्थ। अनटोल्ड वेल्थ का मतलब अपूर्व संपदा, मतलब जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, ऐसी संपत्ति। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ। और एक प्रकार से ये इस प्रकार से जो वन हम उगाए जाएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए एक ऐसी संपदा होगी, एक ऐसी संपत्ति होगी टू द कंट्री। और वो भारत के लिए संपत्ति किससे बनेगी? दे वुड चेक सॉइल इरोजन। ऐसे जंगल होंगे वो क्या करेंगे? दे विल चेक द सॉइल इरोजन, अर्थात कि ये पानी मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। पहली बात, जो जंगल हम उगाएंगे, एक्स्ट्रा जंगल जो उगाएंगे, वो क्या करेंगे? दे वुड चेक सॉइल इरोजन, एक तो मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ कंट्री। और देश में जो बारिश होती है, बारिश के पानी को संग्रहित करेंगे। जहां जंगल होते हैं वहां बारिश होती है, तो वो जो पानी है वो तेज गति से बहता नहीं है। पेड़ की जो जड़ें होती है, पहले तो क्या होता है कि तेज गति से जैसे बारिश होती है तो ये एक तो सीधी वो बारिश धरती से टकराए, इतने ऊंचे कई किलोमीटर ऊंचे बादल होते हैं, तेज गति से बारिश आती है, सीधे धरती से टकराए तो वो वेग से बारिश आएगी, तो वो धरती की जो ऊपरी सतह जो मिट्टी है उसको उखाड़ देती है। परंतु जहां जंगल है वो सीधी बारिश कहां पर गिरेगी? उन पेड़ों के ऊपर, पत्तों के ऊपर। तो जो बारिश का वेग है उन्हें पत्ते रोक देते हैं, फिर पत्तों से झर के पानी जाएगा उनके जमीन में, और वो क्या करेगी? जो जड़ के आसपास, पेड़ों के आसपास की जमीन है, नम मिट्टी है, उस पानी को क्या करती है? सोख देती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और पानी यदि मिट्टी के अंदर चला जाए तो पानी बहेगा नहीं तो मिट्टी का कटाव होगा नहीं। इसलिए दे वुड चेक सॉइल इरोजन एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट। और जो पानी व्यर्थ में बह के चला जाता है उस पानी को क्या करेगी? जो पेड़ पौधे जो होते हैं पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके संरक्षित कर लेते हैं। एंड वुड प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल। और इसके अलावा ये जो जंगल है क्या काम आएंगे? देखो जंगलों का उपयोग होता है। व्हाट इज द यूजेस ऑफ दैट फॉरेस्ट, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट? जो जंगल हम लोग बनाते हैं उसके उपयोग, सबसे पहले इट विल स्टॉप द सॉइल इरोजन। सबसे पहले ये क्या करेंगे? मिट्टी के कटाव को रोकेंगे।
नंबर सेकंड, दे विल कंजर्व द रेनफॉल वाटर, इसके पानी को जो बारिश के पानी को कंजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे। नंबर 3, इट विल प्रोवाइड द चीप फ्यूल, ये जंगल क्या करेंगे, सस्ता ईंधन प्रोवाइड कराएंगे। सस्ता ईंधन मतलब कि हम भारत में आज भी जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईंटें पकानी हो तो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं पर भी कोई निर्माण कार्य हो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तीसरा काम है कि दे विल प्रोवाइड द चीप फ्यूल, ये जंगल होंगे तो हमें सस्ते क्या मिलेंगे, हमें सस्ता ईंधन मिलेगा, लकड़ी मिलेगी जलाने के लिए। एंड रेंडर, रेंडर का मतलब बना देना, अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड, फार्म यार्ड का मतलब पशुशाला। मैन्युअल, मैन्युअल का मतलब होता है खाद, इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमारे यहाँ पशुशाला में की जो खाद होती है, जो गोबर होता है, गोबर का एज ए डंक, कंडों के रूप में, ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो गोबर होता है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का खाद होता है, उसका उपयोग हम खेतों की बजाय कहाँ कर लेते हैं, कंडे बनाकर जलाने में कर लेते हैं। यदि हमें जंगलों से यदि हमें लकड़ी मिल जाएगी तो हम कंडों का इस्तेमाल करेंगे नहीं, और पशुशाला की जो खाद होती है उस खाद का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हम खेतों में करेंगे, जिससे खेतों की उपज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो मिट्टी है वो मिट्टी और ज्यादा क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम सिविलाइज्ड जो फॉरेस्ट बनाएंगे, जो हम अपनी तरफ से जो जंगल उगाएंगे, उन जंगलों के क्या लाभ हैं, कुल मिला के 4 लाभ हैं। प्रश्न पूछ लेगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। नंबर 1, इट विल चेक द सॉइल इरोजन, सबसे पहले मिट्टी के कटाव को रोकेगा। इट वुड प्रोवाइड द चीपेस्ट फ्यूल, ये हमें फ्यूल, ये हमें सस्ता ईंधन देंगे। इसके अलावा इट विल कंजर्व द रेनफॉल वाटर, कि पानी को संरक्षण करेंगे। नंबर 4 हो गया कि ये वाला, एंड इट विल जस्ट सेव द इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर ऑफ फार्म यार्ड, और पशुशाला का जो खाद होता है उस खाद को क्या करेंगे, को ये बचा लेगा। तो इस प्रकार से जो जंगल हम उगा रहे हैं उनके इतने फायदे हैं। द मेजर नेसेसरी ऑफ कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, सबसे पहला काम है द मेजर नेसेसरी ऑफ कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, कि पहला काम की सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि पानी के मूवमेंट को रोकना, पानी के बहाव को रोकना, क्योंकि बहता पानी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व द सप्लाई ऑफ इट, और इसकी आपूर्ति को संरक्षित करना। आपूर्ति को संरक्षित करना मतलब कि पानी को हम रोकते रहें और रोकने के बाद इसको अंदाज उसका उपयोग कर रहे, दोहन कर रहे, वो भी नहीं चलेगा। इट कैन आल्सो सर्व सब्सिडियरी, मतलब सहायक पर्पज ऑफ द वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, और एक प्रकार से यह जो पानी होगा वो जो देहाती होते हैं उनके विकास के लिए या उनकी सुंदरता के लिए बहुत बड़ा सहायक होगा। बाय फार द चीपेस्ट, बाय फार द चीपेस्ट, चीपेस्ट का मतलब सबसे सस्ता। इंटरनल ट्रांसपोर्ट, इंटरनल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आंतरिक परिवहन, समझ लेना इसे। देखिए परिवहन के हमारे पास जो भारत में गिने जाते हैं, आप ज्योग्राफी में जिन्होंने पढ़ा होगा कि हमारे पास सबसे पहले रेलवे परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है। इसके अलावा एक और परिवहन होता है जल परिवहन। जल परिवहन में भी 2 प्रकार के परिवहन होते हैं। एक तो वे जहाज जो अंतरराष्ट्रीय परिवहन जो हमारे जहाज विदेशों में जाते हैं, एक होता है आंतरिक परिवहन। आंतरिक परिवहन का मतलब भारत के अंदर इतनी नदियां हैं तो नदियों में जो स्टीम और बोट और छोटी नावें जो चलती है उसे कहते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट। तो यह कह रहा है बाय फार द चीपेस्ट इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री इज बाय बोट्स एंड बार्गेज। बार्गेज का मतलब छोटी नावें। जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है वो है आंतरिक परिवहन, और वो देश में किससे तय होता है, नाव, जिससे जो हमारे नदियों में नावें चलती है, बोट चलती है, बड़े बड़े स्टीमर चलते हैं, छोटी नावें चलती हैं थ्रू कैनाल एंड रिवर, जो कि नदियों और बड़ी बड़ी नहरों और नदियों में चलती है। ये सबसे सस्ता। बाय इज द इंटरनल ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता क्यों है? देखिए आप सड़क से जाते हो तो डीजल चलता है और घर्षण लगता है, ट्रेन से जाते हो तो भी होता है, पर पानी के अंदर जो स्टीम बोट वगैरह चलते हैं तो सबसे कम घर्षण का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से
जो पानी का जो परिवहन है, जल परिवहन है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कहा जा सकता है। तो इसके अलावा कि जो पानी यदि होगा तो सबसे सस्ते आंतरिक परिवहन के रूप में उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में इतनी सारी नदियां हैं, नदियों को आपस में जोड़ ले तो सड़कों पे जैसे कि ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, एक्सीडेंट की समस्या और संभावना होती है, वो सभी संभावनाएं यदि नदियों से और बड़ी बड़ी नहरें जो हमारे यहाँ उनसे यदि स्टीम बोट वगैरह चला के यदि आंतरिक परिवहन किया जाए तो सबसे सस्ता पड़ेगा। पर वो होगा कब? जब वाटर कंजर्वेशन होगा, जब पानी को बचाया जाएगा। We hear much about programs of rail and road construction. कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण। हम रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में सुनते हैं, हम रेलवे कंस्ट्रक्शन जो निर्माण होता है देखते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हाईवे नंबर 8 नेशनल हाईवे जो ऋषिकेश से उदयपुर जा रहा है, उस हाईवे को आप देखना, बहुत लार्ज स्केल पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा के काम चल रहा है। रेलवे परिवहन जो उदयपुर से अहमदाबाद जो ब्रॉडगेज बन रही है, रेलवे परिवहन का काम भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, इतनी मशीनरी लाखों अरबों खरबों रुपए का खर्च हो रहा है। अर्थात कि जब रेलवे परिवहन और रोड परिवहन के लिए लाखों रुपए, करोड़ों खरबों रुपए का खर्च होता है, वही दूसरी तरफ यदि आपको नदियों से जहाज वगैरह ले जा रहे तो कौन सी सड़क बनानी पड़ेगी, कौन सा एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, कौन सा रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा, सब खर्चों से आप क्या हो जाओगे? बच जाओगे। और रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, आप रेल और रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने सुनते ही हो, बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल वाटरवेज परंतु इन इंडिया। परंतु हम भारत में कभी भी जल परिवहन के रूप में जो आंतरिक परिवहन की संभावना है उसके ऊपर हम बात कभी नहीं करते हैं। हम भारतीय उसके बारे में भारत में हम कभी भी नहीं सोचते हैं। देन अगेन द हार्नेसिंग का पहले लिखा दिया था मैंने, नियंत्रित। Then again, harnessing of water supplies usually also makes possible the development of hydroelectric power. Hydroelectric का मतलब भी आपने इसे कहते हैं जल विद्युत, जिसे पन बिजली भी कहते हैं, पानी से बनने वाली बिजली। देखिए पानी में अपने आप को इस चीज को थोड़ा दिमाग में नोट कर लीजिए, पानी में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। लोग कहते हैं जैसे पानी से बिजली बनती है, पानी से कोई बिजली नहीं खींचते, इस चीज को समझ लीजिए। व्हाट इज द हाइड्रोइलेक्ट्रिक? हाइड्रोइलेक्ट्रिक का सीधा सा मतलब होता है बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजरात में बनाया गया सरदार सरोवर डैम, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और ऊपर से फिर सुरंगों के माध्यम से नीचे तक पानी लाते हैं। क्योंकि वो इतना डैम बड़ा होता है, उसमें इतना पानी होता है, पानी का बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। उन सुरंगों से क्या करते हैं, पानी नीचे की तरफ लाते हैं और नीचे की तरफ पानी लाते हैं तो नीचे जो जनरेटर होते हैं, आर्मेचर होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। वो पानी क्या होता है कि उन आर्मेचर को घुमाता है और जैसे आर्मेचर घूमते हैं तो उससे क्या पैदा होती है, उससे बिजली पैदा होती है। वो पानी होता है, वो क्या काम करता है, सिर्फ उस आर्मेचर को घुमाने का काम करता है। वो जितना तेजी से घूमता है उतनी ज्यादा, और बहुत बड़े बड़े आर्मेचर होते हैं और जिससे बिजली पैदा होती है और पानी वापस दूसरी तरफ से निकल जाता है। उस पानी का उपयोग फिर हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, पीने के लिए कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं। परेशानी की बिजली के अंदर से सीधे पानी निकालने का, पानी के अंदर से बिजली निकालने का कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है, देन अगेन हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, कि पानी का जो वाटर सप्लाई है, पानी की आपूर्ति यदि उस पर नियंत्रण रखा जाए, यूजुअली आल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। और इस जल संरक्षण से जो पानी होता है, उस पानी से एक सबसे बड़ी संभावना है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक, कि जल विद्युत हम उससे पैदा कर सकते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक इज द मोस्ट लेस पॉपुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले कि यदि पानी से यदि बिजली बनती है तो इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, आप समझ लीजिए इस चीज को। आप जैसे हमारे बिजली बनती है, कोयला जला के पानी को गर्म करके उसकी भाप बना के बिजली पैदा करते हैं। कोयला जलाया ज्यादा धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है। हमारे यहाँ जो दूसरे तरीके से बिजली पैदा की जाती है परमाणु संयंत्रों से, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी पॉल्यूशन होता है, उसमें भी जो वेस्टेज निकलता है जो धरती को प्रदूषित करता है। परंतु इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, एक इतना धुआं भी कभी नहीं उठता है। इसे कहा जा सकता है कि बिना प्रदूषण की ये बिजली है। द अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता, अवेलेबल का मतलब उपलब्धता। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर,
और यदि आपके पास इलेक्ट्रिक पावर होगी, यदि जल विद्युत आपके पास विद्युत होगी, यदि इलेक्ट्रिसिटी होगी, वुड मेक ए ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस का मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा, डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। और यदि आपके पास बिजली प्रचुर होगी तो ये देहातों में, गांवों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। एंड इनेबल, इनेबल का मतलब योग्य बनाना, एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमिक्स टू बी इम्प्रूव इन वेरियस डायरेक्शन। और जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होती है उसको अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा विकसित करने का काम कौन करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी करेगी। आपने देखा होगा कि अभी भारत में आजादी के बाद से भी अभी स्थिति ये थी कि 16,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी, परंतु 16,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी है। अब ये जैसे केंद्र सरकार की ये योजना चल रही है कि 16,000 गांव तो हर गांव तक बिजली पहुंचा दी है, तो हर गांव के घर तक भी बिजली पहुंचा दिया जाए। तो उसके लिए उज्ज्वला योजना चल रही है, जिसके तहत कि आपने देखा होगा कि दीनदयाल उपाध्याय योजना चल रही है, हर घर तक फ्री में इलेक्ट्रिसिटी जो इसका कनेक्शन दिया जाए। अभी आप रात को कभी निकलते होंगे, पहले आज से 5, 7, 10 साल पहले निकले होंगे तो हमारे जो ट्राइबल एरिया में बहुत गिरी चुनी लाइटें नजर आती थी, परंतु अब अभी जहां से भी निकल जाए रात को हमें लाइटें नजर आती है। क्यों? क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिसिटी उतने ऊंचे लेवल पे बननी शुरू हो गई। यदि इलेक्ट्रिसिटी, यदि गांवों को यदि नियमित यदि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो गांवों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज से 10 साल पहले या अभी की स्थिति में फर्क देख लीजिए। पहले गांवों में 2-4 दिन तक बिजली नहीं आती थी। अब लगभग जो पावर कट पहले होता था वो लगभग रुक गया है। अब आपने बिजली कटौती कभी कभार होती है, जाती है तो वापस आ भी जाती है। उतनी मुश्किलें आजकल नहीं आती जो आज से 10-15 साल पहले आया करती थी। ये संभव कैसे हुआ? बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी से गांवों में क्या आएगा? देहात में गांवों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उससे मजबूती भी मिलेगी अलग अलग दिशाओं में। इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड, अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड, टैप्ड का मतलब उपयोग किया जाना, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब सीमा, देन एट प्रेजेंट। क्या कह रहा है? इन पार्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट। और यदि देखिए हम पानी को संरक्षण करेंगे, पानी होगा जमीन में, देखिए पानी कहां से आएगा? यदि ऊपर से जो पानी गिरेगा, मैंने बड़ी रेनफॉल, बारिश का पानी होता है, पानी पूरा बह जाए तो पानी तो सागर में चला जाएगा, धरती के भूगर्भ में चले ही नहीं, अंडरग्राउंड वाटर है नहीं। हाउ यू विल यूज इट? आप इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका कि जमीन में यदि पानी जाएगा, बड़े बड़े डैम बनेंगे, तालाब बनेंगे, चेक डैम बनेंगे, तो पानी कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा। जिससे भूमि का जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे मैं टोकर की बात करूं, टोकर में जो तालाब है तो वो तालाब सूख जाए तो टोकर के मोस्ट ऑफ जितने बोर है वो सब क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, उनका पानी वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। पर तालाब पूरा भरा हुआ है तो सबका वाटर लेवल बना हुआ है, तो वाटर लेवल बनेगा कैसे? बड़े बड़े डैम बनेंगे, और जब ये वाटर लेवल होगा, भूमिगत जल होगा, तो उसका हम क्या कर पाएंगे? हम अलग अलग मकसद के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए उसका हम यूज कर पाएंगे टू ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट। आज जितना हम उसका उपयोग करते हैं उससे ज्यादा हम उपयोग कर पाएंगे। एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी ऑफ इन एडिकेसी, एडिकेसी का मतलब अभाव ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ सप्लाई। और इससे क्या होगा? यदि अंडरग्राउंड पानी होगा तो भारत एक मानसूनी प्रदेश है, जब मानसून इरेगुलर हो जाएगा, जब बारिश नहीं आएगी, बारिश असफल हो जाएगी या लेट आ जाएगी, हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में, उस अभाव में, बारिश के अभाव में हम इस भूमिगत जल का इस्तेमाल हम अपने तरीके से फसलों को पैदा करने के लिए कर सकते हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अब अदर सोर्सेज ऑफ सप्लाई, तो दूसरे सोर्सेज से पानी मिलना जब बंद हो जाएगा तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल, भूमिगत जल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पर वो तब हो सकता है जब उस भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए उपाय करें। इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड। ये बहुत अच्छी लाइन देखिए। इन वन सेंस, एक अर्थ में देखा जाए, वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड। तरल पदार्थों में पानी सबसे सामान्य पदार्थ है। इन अदर सेंस, दूसरे अर्थों में से देखा जाए तो इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण। यदि दूसरी तरफ यदि देखा जाए कि जितने भी लिक्विड है उसमें सबसे अद्भुत है, असामान्य है,
मतलब कि उसका इतना उपयोग है कि आप सोच भी सकते हो। अनकॉमन ऑफ लिक्विड विद अमेजिंग प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत इसके गुण हैं। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, क्योंकि इसमें सबसे अद्भुत शक्ति है। ये क्या करता है कि चाहे जीव हो, चाहे जानवर हो, चाहे वनस्पति हो, उन सबके जीवन को साकार करने का काम, उनके जीवन के रखरखाव का काम कौन करता है? ये सबसे जो कॉमनेस्ट जो लिक्विड है, सबसे सामान्य जो लिक्विड है, वो काम करता है। यदि आपके जीवन में से पानी सबको को हटा दिया जाए, ये सोच लीजिए कि एक सप्ताह तक धरती पे आप पानी खत्म हो जाए, आपको पानी नहीं मिलेगा, उस एक सीन की कल्पना करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 7 दिन हम पानी पिए बिना एक दिन नहीं रह सकते। 1-2 दिन में तो, अभी गर्मियों के दिनों में एक दिन पानी नहीं मिल जाए तो अगले दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी पानी के बिना। तो आप सोच लीजिए, जिस पानी को सबसे कॉमनेस्ट मानते हो, सबसे सामान्य मानते हो, हाउ इट इज द अनकॉमन, ये कितना असामान्य अद्भुत है। बिकॉज इट इज अमेजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अपने से इसके अपने गुण है। इट सर्वाइव द एनिमल एंड द प्लांटेशन, क्योंकि ये हमें जिंदा रखता है, जानवरों को, इंसानों को, सभी वनस्पतियों को। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर, इसलिए एक तो नेचर का इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बारे में पता करना, एंड द नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और पानी का स्वभाव और इसके गुणों के बारे में जानना है। हाउ यूजफुल इज द वाटर। We think that water is the very common, because water is available everywhere. It is on your hand, and every available thing is so less useful for us. और सब जो चीज बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उसकी कदर हमें नहीं होती है। सोना आसानी से उपलब्धि है, कदर है उसकी। सोना खाने के काम नहीं आता है। हीरा बहुत आसानी से, बहुत दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा महंगा है। पर उसको प्यास बुझाने के या खाने के काम हीरा नहीं आएगा, काम तो ये पानी आएगा। पानी नहीं होगा तो प्यास लगेगी, मर जाओगे। पानी नहीं होगा तो खाना नहीं बनाओगे, भूखे मर जाओगे। पानी नहीं होगा तो वनस्पति सूख जाएगी, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, साग सब्जी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। मतलब एक प्रकार से यूर लाइफ विल बी स्टॉप, फुल स्टॉप, पूरी तरह से। तो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, इसलिए पानी का स्वभाव और पानी के गुणों का पता लगाना, प्रकृति की असामान्य खोजें जो कि प्रकृति हमें बहुत ज्यादा देती है, उसके बारे में देखना, ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, एंड ये आज के लिए वर्तमान संदर्भ में विज्ञान के लिए सबसे हाईएस्ट रुचि का विषय होना चाहिए। विज्ञान ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है जो हमें बर्बादी की तरफ ले जा रही है, परंतु जो हमें जीवन दे रहा है उसकी तरफ साइंस यदि ध्यान नहीं दे रहा है। पर साइंस का सबसे पहला काम है ऐसी चीजों की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दे। Therefore of the highest scientific interest and is far from being an exhausted field of research, और इस फील्ड के अंदर बहुत ही अपार संभावना है। इस फील्ड के अंदर कि हम पानी और प्रकृति को, we can know about the water and its amazing property, we can investigate the unsolved secret of the nature, हम प्रकृति के अनसुलझे जो रहस्य उनको हम सुलझा सके, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब धरती बनी, कुदरत बनी, तो कुछ ही चीजें थी, कुछ ही चीजें बहुत ही लिमिटेशन में, और तब तक जब तक ये चीजें लिमिटेशन में थी, ये मानव सभ्यता बहुत खुश थी। यहाँ पर कोई झगड़े टंटे नहीं थे, महामारियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट वेन एवर वी स्टार्ट द इंटरफेयर इन द नेचर, जब मानव ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, हमने पिछले 150 साल में धरती को कबाड़ा बना दिया। देखिए, धरती इतनी गंदी, इतना डस्टबिन की तरह पहले कभी भी नहीं थी जितना कि पिछले इन 150 सालों में किया। स्पेशली पिछले 50 सालों में तो हमने धरती को पूरा डस्टबिन बना दिया। बिकॉज वी कैन नॉट मेक इम्पोर्टेंस टू नेचर, हम कुदरत को महत्व देते नहीं है। हम जो कुदरत ने हमें जो दिया है, जो गिफ्ट दिया है, द गिफ्ट ऑफ द नेचर, हमने उसकी कभी कदर की नहीं। इसलिए आज की ये हालत है। व्हाट यू नो अबाउट द कोरोना, व्हाट इज दिस? कोरोना के बारे में आप क्या समझते हो? आपको क्या लगता है कोरोना की बीमारी? नहीं, देखिए आपको बताऊं, whenever we lost, whenever we want to be go beyond the nature, जब हम प्रकृति के पार जाना चाहते हैं, ये जो प्रकृति है, कुदरत है, बैलेंस बना लेती है।
आपने देखा होगा कि हर 100 साल के बाद एक महामारी आती है। आज से ठीक 100 साल पहले ये आया था, स्पेनिश फ्लू आया था। 3 करोड़ से अधिक लोग उसमें मारे गए थे। अब देखिए ये 30 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2 से 3 लाख लोग भी मारे जा चुके हैं और हमें कोरोना के साथ ही भी जीना होगा। सही बता दूं, आपके दिमाग में ये कि 1 महीने में या 15-20 दिन में लॉकडाउन नहीं, अब ये देखो कि पूरा साल 2 साल कई सालों तक हमें कोरोना के साथ जीना होगा। हमें कोरोना के हिसाब से अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। यदि आपके दिमाग में यदि गलतफहमियां बनी है कि नहीं कोरोना यूं भाग जाएगा, तो इस गलतफहमियों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोरोना जब तक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जब तक कि आप खुद अपने आप को सर्वाइव नहीं करो। कोरोना आपको कभी भी संक्रमित नहीं कर सकता है बशर्ते कि आप उस कोरोना को जाके गले नहीं लगाओ। वो कभी भी कूद के आपके घर की दरवाजे की चौखट को पार नहीं करेगा। अब वो अलग बात है कि हम लोग इतने जाहिल और मूर्ख हैं, हम लोग कोरोना को जाके क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये वही कंडीशन है, आ बैल मुझे मार। और इस समय कुदरत का एक प्रकार से एक अभियान चल रहा है, कुदरत का स्वच्छता अभियान। ये बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान है और ये प्रकृति भी स्वच्छता अभियान छेड़ती है। अब यदि पानी के साथ नाइंसाफी करोगे तो नदियां बाढ़ बन के आएगी। यदि आप पानी के साथ नाइंसाफी करोगे तो तूफान आएगा। उड़ीसा में तूफान उठा है, अलर्ट जारी हो गया है। मतलब हमारे लिए तो बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ ही रही है। आपने देखा होगा कि कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे तो टिड्डी दल आ गया है, जो क्या कर रहा है, सब पूरी वनस्पतियों को चेक करते जा रहा है। ये सब होता रहेगा जब तक हम नेचर का सम्मान नहीं करेंगे। वी हैव टू रेस्पेक्ट द नेचर और वी हैव नो अनदर ऑप्शन। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। लाइफ चॉइसेस में आती नहीं है कि ये चॉइस है ये नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसा अस्तित्व आपको रखे, नेचर आपको रखे, वैसा रहो। इसलिए अगली बार पानी को वेस्ट करने के पहले 1000 बार सोचोगे कि जिस पानी को आप वेस्ट करते हो उस पानी को आप बना नहीं सकते हो। आप लैब में बनाओगे उस पानी को तो इतना कीमती पानी होगा, पर हम पानी को नॉर्मली हम वेस्ट कर लेते हैं। ग्रामीण लोग तो और भी समझते हैं, परंतु आजकल तो ये क्या, पानी सर्वसुलभ है, सरकारों ने बहुत व्यवस्था करती है, तो हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। यदि कभी प्यासे मरो 2, 4, 5 घंटे तक लगातार आपको पानी नहीं मिले तो आपको पता चल जाएगा कि पानी के गिलास की कीमत क्या होती है। उसके पहले आपको पता नहीं चलेगा। तो हमने ये पूरा का पूरा 3, 4, 5 दिन तक ये पार्ट हमने वाटर के बारे में पढ़ा। अब मैंने इसके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है पहले ही मैंने आपको लिखवा दिए। आप में से लगभग बहुत कम लोगों ने इसे किए, जिन्होंने किए वो साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं किए वो जाने। अब मैं क्या करूंगा कि आपको आज 1-2 मैंने क्वेश्चन भेजूंगा हिंदी में लिखकर। मैं क्या करूंगा कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है, कंपोजिशन है, हिंदी में लिख दूंगा और नीचे में जगह छोड़ दूंगा। आपको क्या करना है कि हिंदी लाइनें बिल्कुल इजी भाषा में जो हिंदी लाइनें होगी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और आपको करके वापस क्या करना है, मुझे रिसेंड करना है। मैं भी उसका जो सही आंसर है उस ट्रांसलेट जो मैंने जो कंपोजिशन वगैरह होगा वो उसका क्या होना चाहिए था वो सीधा वापस में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो आप खुद मिलान कर लोगे कि क्या कितना सही लिखा और कितना आपने गलत लिखा। आज के लिए इतना ही, कल और मिलेंगे, कल हिंदी के साथ अपन और मिलेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।